सेवा आयोग की परीक्षा हो या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, उत्तर लेखन एक कला है और मेरा ऐसा मानना है ये कला अभ्यास से विकसित होती है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आदर्श उत्तर लेखन क्या है और उत्तर कैसे लिखें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा, लिखने के लिए पहली जो बात है, आपके पास में ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि कुछ विषय पर लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो पीएचडी धारी होते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में उस विषय पर उनके बहुत ही कम अंक आते हैं। कारण क्या है? ज्ञान होना अलग चीज़ है और ज्ञान का प्रस्तुतिकरण सही शब्दों में, कम शब्दों में, सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से समसामयिक घटनाओं का पुट देते हुए मन के रूपी माला को पिरोते हुए लिखना एक बहुत ही अलग कार्य है, जिसमें विषय के विशेषज्ञ भी विफल हो जाते हैं और एक औसत विद्यार्थी एक उचित रणनीति के साथ में मुख्य परीक्षा में बहुत अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में जो आपकी सामग्री है, जो आपने पढ़ रखा है, उसके लिए कंटेंट का प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि आपको ज्ञान है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी उत्तर पुस्तिका जिस टीचर के द्वारा चेक की जा रही है उसको आप संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं खाना खाता हूँ, खाना खिलाने वाला मुझे खिला रहा है, बहुत ज़्यादा खिला रहा है, लेकिन सलीके से नहीं रखा हुआ है ना, क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा, सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर दी तो खाना बहुत अच्छा बनाया है और खिलाने वाले की भावना भी बहुत अच्छी है, लेकिन बेतरतीब तरीके से रखा हुआ है, व्यवस्थित तरीके से नहीं है। जिस प्लेट के अंदर परोसा है उस एक ही प्लेट के अंदर सारा खाना डाल दिया तो मुझे वो खाना पसंद नहीं आएगा। तो वो की वो बात दोस्तों परीक्षक पर है। परीक्षक को जो आप सामग्री दे रहे हो, परीक्षक को जो आपको खाना खिला रहे हो, वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, सलीके से यूँ सजा हुआ होना चाहिए और अलग अलग तरीके से सलाद अट्रैक्टिव तरीके से कटा हुआ होना चाहिए, जिससे कि परीक्षक का जो मन है वो खुश हो जाए। तो कहने का मतलब, जो मुख्य परीक्षा में आप उत्तर लिख रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें नवीनतम होना चाहिए, उत्तर अपडेट होना चाहिए। कैसे? एक सरल भाषा समझाता हूं। जैसे मैं YouTube पे नया आया हूं, मेरा ये वीडियो है, आप देख रहे हो, है ना, आप देखोगे तो दो कारण हैं। एक तो YouTube पर ऑडियो रिटेंशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया, अगर आप 8 मिनट देखते हो तो मेरा वीडियो अच्छा है। आप 1 मिनट में क्विट कर गए, इसका मतलब मेरा ये वीडियो काम का नहीं है। ये तो ये बात मुख्य परीक्षा के अंदर है। आप जो सवाल लिख रहे हो उस पर उत्तर जो परीक्षक है, जो चेकर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर टिकाए रखना है ना। और अगर आपने टिका दिया, पूरा का पूरा सवाल चेक कर लिया और उसको बहुत अच्छा लगा, तो जैसे मेरा ये वीडियो है आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो मेरे और भी वीडियो देखोगे। तो वैसे ही अगर आप परीक्षा के अंदर बहुत अच्छा उत्तर लिख रहे हो तो एक उत्तर अच्छा लिखा तो वो परीक्षक आपके बाकी सारे सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से चेक करेगा और आपको अच्छे नंबर भी देगा। दूसरा दोस्तों जरूरी है, आप जैसे मेरे से कह सकते हो कि मैं आपका यूट्यूब चैनल क्यों देखूं, तो दोस्तों जरूरी है वैल्यू एड। जो बाकी लोग लिख रहे हैं वैसे का वैसा आप लिख रहे हो तो नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे इनोवेशन करना पड़ेगा, है ना, कुछ नई चीज लेकर के आनी पड़ेगी और बहुत से लोग बता रहे हैं उनसे कुछ अलग बताना पड़ेगा। तो वैसे ही मुख्य परीक्षा के अंदर आपको ग्राफिक्स, डिजाइन, विभिन्न तरीके से जो आपका उत्तर है उसको आपको आकर्षक बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उत्तर लिखते समय उसकी जो आत्मा है वो है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। किसी भी उत्तर का सार तत्व है। जैसे भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो वैसे आधारभूत ढांचा है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। जैसे हम फिल्म देखते हैं, फिल्म का ट्रेलर देखते ही हमें पता चल जाता है कि फिल्म अच्छी है या नहीं है। तो उसी तरीके से जो परीक्षक है, जो चेक करने वाला है, उसको आपका उत्तर देखते समय ही पता चल जाएगा कि आपका उत्तर किस स्तर का है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, आपका स्तर कैसा भी हो, उसकी अगर संतुष्टि महत्वपूर्ण है। अगर उसको अच्छा लग रहा है तो अंक मिलेंगे, नहीं तो भले ही आपने कितना ही अच्छा लिखा हो, बिल्कुल मायने नहीं रखते, वो एक फॉर्मेलिटी टाइप के अंदर अंक दे देगा। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है। और प्रस्तुतिकरण से भी महत्वपूर्ण है जो परीक्षक चेक कर रहा है उसकी संतुष्टि है ना, वही आपको ज्यादा से ज्यादा अंक दिलाएगी।
इसके साथ में दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, जब मुख्य परीक्षा में आप उत्तर लिख रहे हैं तो आपको ये आलोचना, समालोचना, विवेचना, टिप्पणी, इन शब्दों का मर्म पता होना चाहिए। और इसके लिए मैंने 4000 शब्दों का एक आर्टिकल लिखा है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस यूट्यूब के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखे, उससे संबंधित जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उन सब का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो निबंध लेखन की जो कला है, उत्तर लेखन की कला है, ये न केवल सामान्य अध्ययन में बल्कि आपके जो वैकल्पिक विषय है उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि लिखने का जो तरीका है वही है, टीचर वही है, चेक करने वाले का तरीका वही है। तो आप पैटर्न इस तरीके से विकसित करो जिससे कि जो टीचर है आपके लिखने से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाए। और ये संतुष्टि एक दिन में नहीं होगी, आप ज़्यादा पढ़ेंगे, प्रस्तुतिकरण तरीके से करेंगे, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके अभ्यास करेंगे, आपके उत्तर में समसामयिकता का बोध होना चाहिए। जैसे गुड गवर्नेंस की बात आती है, सपोज करो गुड गवर्नेंस, आपने सारी चीजें बता दी, लास्ट के अंदर कहते हो हाल ही में भारत सरकार ने गुड गवर्नेंस के लिए ये किया, तो आपका जो उत्तर है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है। इसी तरीके से योग दर्शन की बात करें, आप कहो कि भारत सरकार नहीं बल्कि यूएनओ ने अभी योग को महत्व दिया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि योग का महत्व बढ़ता जा रहा। तो इस तरीके से कोई भी सवाल हो उसको एक पंक्ति के अंत के अंदर समसामयिकता के अंतर्गत जोड़ना है। और एक बात दोस्तों है, पिष्ट पेषण दोष नहीं होना चाहिए, एक ही कही हुई बात को आपको बार बार नहीं कहना है। जैसे कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हैं तो उसमें राजनीतिक चुनौती बता दी, आरती करके फिर आप राजनीतिक चुनौती पे आ जाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक चुनौतियों में राजनीतिक चुनौतियों की बात करो, आर्थिक चुनौतियों में आर्थिक चुनौतियों की बात करो, जो सामाजिक चुनौतियां तो सामाजिक चुनौतियों के अंदर बात करो। तो आपके उत्तर में एक ही बात जो है उसको बार बार दोहराना नहीं चाहिए। जैसे हम बोलते हैं तब तकिया कलाम होता है ना, जैसे मैं कहता हूं ठीक है ना, तो ये ठीक होना अगर मैं बार बार बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यही बात मुख्य परीक्षा में है, जब आप पिष्ट पेषण की बात करोगे, पिष्ट पेषण का दोष आपकी उत्तर पुस्तिका में होगा तो शिक्षक आपके अंक थोड़े से थोड़े तो काट ही लेगा। इसके अलावा दोस्तों, वर्तनी संबंधी अशुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि है ना, वैसे तो आप ये कह सकते हो साहब सामान्य अध्ययन के अंदर है, वर्तनी का क्या रोल है, हिंदी के पेपर में वर्तनी होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि अगर आप बार बार करोगे तो शिक्षक के मन के अंदर खींच पैदा होगी और आपके जो उत्तर है उस पर इसका कोई न कोई अंकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा के लिए अच्छा पढ़िए, इस तरह पुस्तकें पढ़िए, लिख करके अभ्यास कर लीजिए। हर मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम का टॉपिक उसको आप घर से अभ्यास करके चलिए। कि स्वराज पार्टी अगर मेरे से पूछा जा रहा तो मैं ये लिखूंगा, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद के अंतर्गत विफलता के बाद के अंदर ये विचार आया कि कुछ लोगों ने कहा नहीं अंदर प्रवेश करेंगे विधानमंडलों में, कुछ ने कहा नहीं करेंगे, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, स्वराज्य पार्टी की ये सफलताएं रही, विधानमंडलों के चुनाव में उनको इतनी सीटें मिली, बाद के अंदर इन कारणों से स्वराज्य पार्टी की विफल हो गई। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी स्वराज पार्टी ने इन दिशा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। तो एक फ्रेमिंग आपके पास में घर से होनी चाहिए। जैसे जीएसटी के इंपैक्ट पूछे तो आपके माइंड में होने चाहिए कि जीएसटी का अगर इंपैक्ट पूछा जाएगा तो मैं ये बताऊंगा जीडीपी पे ये इफेक्ट पड़ जाएगा, केस कैडिंग की वजह की इफेक्ट की वजह से हो गया, वन नेशन वन टैक्स की वजह से ये हो जाएगा। मतलब जो भी 6, 7, 10 पॉइंट आपके पास में है ना, तो मुख्य परीक्षा में ऑन द स्पॉट जाकर के तैयारी नहीं होनी चाहिए। आपके पास में एक रफ मटेरियल आपके पास में घर से होनी चाहिए, कच्ची सामग्री आपके पास में पहले से तैयार होनी चाहिए ताकि उसको आप वहां पर डायग्राम के साथ में बहुत अच्छे तरीके से उस सामग्री को प्रस्तुत कर सके। और इसके अलावा दोस्तों, मैपिंग बहुत जरूरी है ना, चाहे किसी भी विषय पर पूछे, आप एक छोटा सा एक आदत विकसित करो कि हर सवाल पर है ना, जो बड़े सवाल है उनके अंदर एक छोटा सा मैप बहुत कम सेकंड के अंदर बना सको। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करो तो जो भी उत्तर है उसके अंदर अगर आप मैप बना देंगे, है ना, जैसे भारत में सूती वस्त्र उद्योग पूछा तो हल्का सा एक मैप बनाया और बाकी सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र बता दिए, सूती उद्योग की वर्तमान स्थिति बता दी, दशा और दिशा बता दी। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके उत्तर में क्रमबद्धता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सार तत्व का भाव होना चाहिए, बातों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, उत्तर में समग्रता का एज ए होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। सारी की किसी भी समस्या की एक पक्ष की बात नहीं करते
हुए समग्र पक्षों की बात करनी चाहिए। जैसे कि वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण अगर पूछा है तो सिर्फ भारत में वैश्वीकरण तक दायरा सीमित मत कीजिए। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जा रहा है सभ्यता, भारतीय संस्कृति पूछा जा रहा है तो भारतीय संस्कृति पे फोकस करना है। लेकिन अगर सिंपल पूछा जा रहा है संस्कृति और सभ्यता, तो पूरी दुनिया की चर्चा करनी है। तो आपके उत्तर को संकुचित मत कीजिए, दायरे को सीमित मत कीजिए। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी प्रकृति को समझते हुए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संपूर्ण परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपना उत्तर लिखिए। और उत्तर लिखते समय जाति, पाति, धर्म, संप्रदाय, खुद की व्यक्तिगत विचारधारा, आपके पूर्वाग्रहों का बिल्कुल प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे एक लोक सेवक से अपेक्षित किया जाता है। आपका उत्तर भारतीय संविधान के अनुरूप होना चाहिए। लोक नीतियों में आपका विश्वास होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका में आपका विश्वास होना चाहिए। और आपका जो दृष्टिकोण है आशावादी, वैज्ञानिक और तार्किक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।